आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं सस्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। और सस्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न में हम वो प्रश्न देखने वाले हैं जो हमेशा पेपर में आते हैं और बार बार दोहराए जाते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने बहुत सारे एग्रोनॉमी के जो प्रश्न थे जो हमेशा बार बार पेपर में आते हैं उसको भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए और एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से हमने क्या किए, हल किए। और आज की इस क्लास में भी हम एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और आज जो है बहुत सारी फसलें आएगी आपके सामने। बाजरे की फसल आएगी, मक्के की फसल आएगी, मूंगफली के बारे में देखेंगे, अलसी के बारे में देखेंगे और बहुत सारी दाल वाली या चारे वाली फसलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए एग्रीकल्चर के अपडेट प्रतिदिन आपके लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ठीक से समझ लीजिए और एक ही बार मेरे साथ में बहुत अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको दोबारा बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले क्या दिया है, नीचे की पत्तियों की अपेक्षा ऊपरी पत्तियों में HCN अम्ल की मात्रा सदैव ज्यादा होती है। HCN अम्ल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। HCN अम्ल जो है यह ज्वार की फसल में पाया जाता है। और ज्वार में जब ज्वार की फसल की हम खेती करते हैं तो जब ज्वार की फसल 25 दिन की होती है तब उस समय हाइड्रोसायनिक अम्ल या प्रोसेनिक अम्ल जिसे हम HCN के नाम से जानते हैं ये ज़्यादा मात्रा में पौधों में एकत्रित होता है। तो यदि हम किन स्टेज से ऊपर स्टेज जब आ जाती है ज्वार की, यदि उस स्टेज में हम पशुओं को ज्वार का चारा खिलाएं तो बिल्कुल ही निश्चित ही है इस HCN अम्ल से पशुओं को बचाया जा सकता है और इससे खाने से पशुओं की मृत्यु भी नहीं होती है। तो आप बिल्कुल HCN का मतलब समझ गए होंगे क्या है। ये HCN जो है एक अम्ल होता है जो ऊपरी पत्तियों में सदैव ज्यादा होता है। अब हम क्या देखने वाले हैं कि ज्वार की फसल की यदि हम खेती करते हैं तो 1 हेक्टेयर में जो है 1.5 लाख पौधे होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 1 हेक्टेयर में 1.5 लाख पौधे होना चाहिए। और ज्वार की बहुत सारी संकर किस्में भी है जो बड़ी फेमस है। CSH 1 2 3 4 5 6 9 ये सारी जो है ज्वार की किस्म है जो संकर किस्म है और अभी अभी निकाली गई है। फिर इसके बाद में ज्वार में गुणसूत्र की संख्या 20 होती है, X बराबर 10 और 2N बराबर 20। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब हम देखने वाले हैं बाजरा। बाजरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है जो ऐसे क्षेत्रों में इसकी खेती ज़्यादा होती है, उन स्थानों पर जिस स्थान की वार्षिक वर्षा 200 से 250 मिलीमीटर होती है। ऐसे स्थानों पर इसकी खेती बहुत अच्छे से होती है। तो चलिए, बाजरा की गुणसूत्र संख्या 14 होती है और बाजरे का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। बाजरे के पुष्प स्त्री पूर्वी होते हैं। स्त्री पूर्वी यानी प्रोटोगाइनेसियस होते हैं। स्त्री पूर्वी और पूर्वी हम दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पहले समझ लेते हैं स्त्री पूर्वी क्या होता है। स्त्री पूर्वी का मतलब ये होता है कि हमने देखे हैं कि कोई भी प्लांट हो जिसमें स्वपरागण की क्रिया होती है तो उस प्लांट के पुष्प में 2 भाग होते हैं, नर होता है और मादा, दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। यदि मान लीजिए उस पुष्प का स्त्री भाग पहले परिपक्व होता है और नर भाग बाद में परिपक्व होता है तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? स्त्री पूर्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री पूर्वी कहते हैं। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनियस। क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनियस कहते हैं। अर्थात बाजरे में मादा अंग नर अंग से पहले परिपक्व हो जाता है। तो ये स्त्री पूर्वी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसे मक्के में हम देखते हैं, मक्का एक पुपूर्वी यानी प्रोटोएंड्रस पौधा है। कैसा पौधा है? प्रोटोएंड्रस पौधा है। प्रोटोएंड्रस का मतलब ऐसा पौधा या वह पौधा जिसका नर वाला भाग पहले परिपक्व होता है और मादा वाला भाग जो है बाद में परिपक्व होता है। तो नर वाला भाग ऊपर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं?
टेसल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ला। और निचला भाग जो है जिसे हम बोलते हैं सिल्कुआ। तो टेसल वाला जो भाग है पहले परिपक्व होता है, और जो निचला भाग है मादा वाला वो बाद में परिपक्व होता है। तो ऐसी क्रिया यदि किसी पुष्प में होती है तो इसको हम क्या कहेंगे, पुपूर्वी या फिर प्रोटोगाइनियस प्लांट्स कहते हैं। हालांकि आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये छोटी छोटी बातों के बारे में पता होगा, और यदि नहीं भी होगा तो हम आपस में अभी क्लास में डिस्कस तो करते ही हैं। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न ये है कि प्रति हेक्टेयर बाजरे के पौधों की संख्या, प्रति हेक्टेयर बाजरे के पौधों की संख्या 1,75,000 से 2 लाख के बीच होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 हेक्टेयर में यदि हम बाजरे की खेती कर रहे हैं तो वहां पर जो है प्लांट पॉपुलेशन होना चाहिए 1,75,000 से 2 लाख के बीच में होना चाहिए। यदि इतनी पौधों की मात्रा उस प्लॉट में है तो निश्चित है बाजरे का उत्पादन अच्छा मिलेगा। और यदि हम रोपाई के हिसाब से देखेंगे तो रोपाई में जो है, हालांकि जो है यहाँ पर 1,66,000 काफी बार पूछा जाता है। अब हम सीड रेट देखते हैं। यदि हम बाजरे की सीड रेट देखेंगे तो बाजरे की बीज दर जो है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। कितनी है, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। लेकिन अभी अभी जो है नई विधि निकाली गई है जिसमें बाजरे के प्लांट की रोपाई की जाती है, बाजरे की प्लांट की रोपाई की जाती है। यदि हम बाजरे के प्लांट का रोपा तैयार करके बाजरे की खेती करते हैं तो तब सीड रेट क्या होनी चाहिए, तब सीड रेट जो है 2 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है, 2 केजी प्रति हेक्टेयर होती है प्लांट तैयार करने के बाद, प्लांट तैयार करके रोपाई करने के बाद। जैसे हम धान में करते हैं, पहले नर्सरी तैयार करते हैं और फिर इसके बाद में प्लांटेशन करते हैं। इस विधि से यदि हम बाजरे में देखेंगे तो 2 किलोग्राम सफिशिएंट होती है 1 हेक्टेयर के लिए। अब क्या दिया है, बाजरे में पर परागण पाया जाता है, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद में क्या दिया, बाजरे की किस्में, ये बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है, फेमस किस्म है। मध्य प्रदेश के जो ऐसे एरिया है जहां पर वार्षिक वर्षा कम होती है, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, वहां पर ये किस्में ज्यादातर उपयोग की जाती है। नाम क्या है, मालबंद्रो पूषा मोती प्रसिद्ध है। ये पूषा मोती जो है काफी बार पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है कि बताइए कि पूषा मोती कौन सी सेरल किस्में, कौन सी सेरल क्रॉप की किस्म है, ऐसा सीधा पूछा जाता है। तो हमें याद होना चाहिए बाजरा। अब बाजरे का एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन ईयर डिसीज। क्या बोलते हैं जिसे, ग्रीन ईयर डिसीज। और हम इसे सीधा बोले तो बाजरे का हरित बाली रोग। क्या बोलते हैं, बाजरे का हरी बाली रोग। यहाँ पर पूरा नहीं दिया है, बाजरे का ही बाली रोग लिया है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। होना क्या चाहिए, बाजरे का हरित बाली रोग। अब ये जो बाजरे का हरित बाली जो रोग है, इसका दूसरा नाम भी है जो क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से लोग बोलते हैं। क्या क्या नाम है, तुलासीता या जोगिया, ये 2 नाम है इसके। और ये जो है एक स्केलेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला, स्केलेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला नामक कवक के कारण होता है। तो ये थी बाजरे के बारे में, हमने काफी सारी जानकारी को साझा किए और बहुत अच्छे से समझे। अब हमारी अगली फसल क्या होगी, अरहर। हम एक एक फसल को ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उनको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको बहुत अच्छे से हम समझते हैं, ताकि आपको जो है पेपर में यदि यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो बिल्कुल निश्चित ही आप सही टिक करके और ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर आगे क्या दिया, अरहर के बारे में दिया। अब हम देखने वाले हैं अरहर की खेती। अब अरहर की खेती में हम बहुत अच्छा डिस्कस करने वाले हैं, वो ऐसे कि यदि हम पूरे भारत में देखें, पूरे भारत में देखें तो दो ही ऐसी फसल है जो दाल वाली, जो बड़े पैमाने पर खेती होती है। कौन सी है, एक तो है अरहर और दूसरी है क्या, चना। ये 2 फसल ऐसी है दाल वाली जो पूरे भारत में बड़े पैमाने पर खेती होती है, और सबसे ज्यादा दाल की पूर्ति भी इन्हीं 2 फसलों से होती है। यदि हम अरहर की बात करें तो अरहर का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन कहां पर है, अरहर का क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। लेकिन चने की हम बात करें तो चने का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन मध्य भारत है, यानी मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले भी हैं जो विदिशा है, यहाँ पर जो है चने की खेती बहुत ज्यादा होती है और उत्पादन भी अच्छा है। और यदि अरहर की हम बात करें तो अरहर का यदि मध्य प्रदेश में हम जिले के हिसाब से जाएं तो अरहर का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है नरसिंहपुर, जिस स्थान पर गन्ना अनुसंधान संस्थान भी है, वहां पर इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं अरहर के बारे में। अब अरहर के बारे में हमारे सामने क्या जानकारी है कि अरहर
गुणसूत्र की संख्या इसमें 22 होती है। जन्म स्थान भारत या अफ्रीका है, लेकिन ज्यादातर जो है इसका जन्म स्थान क्या माना जाता है? अफ्रीका माना जाता है। अफ्रीका ही सही माना जाता है, लेकिन अफ्रीका यदि ऑप्शन में ना हो, भारत हो, तो आप भारत ही टिक करना, वो ही सही माना जाएगा। और इसकी प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? 12 से 15 किलोग्राम। कितनी है? 12 से 15 किलोग्राम। और यदि हम मूंग उड़द की भी देखें तो सेम 12 से 15 किलोग्राम ही सीड रेट है। अब इसके बाद में हम देखेंगे अरहर में, यदि हम देखें रो इनटू प्लांट, पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की यदि हम डिस्टेंस देखें तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर होती है। और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होती है। इस हिसाब से यदि आप अरहर की खेती करते हो, प्लांटेशन इस हिसाब से यदि है, तो मान लीजिए जो है अरहर का उत्पादन आपको बढ़िया मिलेगा। और अरहर की कुछ जातियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। वो क्या है? प्रभात है जो बहुत कम समय में है, फिर है पूसा आकृति टाइप 21, शारदा, मुक्ता, लक्ष्मी, ग्वालियर 3, खरगोन 2, नंबर 141। अब आप कहोगे कि आएगा क्या इसमें से? हम इतनी सारी किस्में तो याद नहीं रख सकते। तो सीधी सी बात है, आप दो किस्में याद रखिए, एक तो है प्रभात और दूसरी है उपास। प्रभात और उपास, ये दो किस्में सीधा डायरेक्ट पूछता है कि ये प्रभात किसकी किस्म है? प्रभात अरहर की किस्म है जो बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। फिर पूछता है उपास किसकी किस्म है? उपास एक अरहर की अच्छी वैरायटी है। तो ऐसा ये पेपर में पूछता है। अब अरहर के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी देखी। अब हम देखने वाले हैं चने, जो दालों का राजा कहलाता है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। हालांकि चने के बारे में आप सभी को पता होगा, चने की आप भाजी भी खाते होंगे और मज़ा भी आता होगा चने की भाजी। और साथ में जो है मक्के की रोटी, यानी अनाजों का रानी। मक्का को क्या कहा जाता है? सीरियल मिलेट्स, क्वीन ऑफ सीरियल मिलेट्स। क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ सीरियल मिलेट्स। और यहाँ पर पल्स ऑफ किंग ऑफ पल्स सीसर यानी चना, चिकपी या बंगाल ग्राम भी कहते हैं इसे। तो बताइए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि चना राजा है जिसकी हम भाजी बनाते हैं, और क्वीन ऑफ सीरियल्स यानी अनाजों की रानी मक्का, इन दोनों का जब हम खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो बिल्कुल आप भी टेस्ट लेके बताइएगा कि कैसा टेस्ट रहता है। हालांकि अभी चने का सीजन नहीं है, चला गया, लेकिन अब जैसे ही खरीफ की फसल कंप्लीट होती है, निश्चित ही फिर से ये दोबारा आपको मिलने वाला है। तो चलिए चने के बारे में हम देखते हैं। यदि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, यदि हम पूरे भारत में यदि देखें तो चने का उत्पादन ये दाल वाली फसलों में दो फसलों का मुख्य स्थान है। पहला तो है अरहर, दूसरा है चना। और अरहर का यदि हमने उत्पादन और क्षेत्रफल देखे थे, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। और यदि हम चने की हम बात करें तो चने का मध्य प्रदेश में उत्पादन सबसे ज़्यादा चने का पूरे भारत में मध्य प्रदेश में होता है, और क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। और यदि हम जिला के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो है चने का उत्पादन मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में होता है। तो चलिए देखते हैं चने के बारे में क्या दिया। चने में गुणसूत्र की संख्या 14 होती है। अब ये 14 गुणसूत्र की संख्या किसकी होती है? जो दाल वाला चना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फील्ड पी बोलते हैं, वो सॉरी फील्ड सीसर बोलेंगे। काबुली चना में 16 होती है गुणसूत्र की संख्या। और उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया। उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया। चने का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया। अब आप जैसे ही आप चने के खेत में जाते होंगे या चलते होंगे, या फिर चने की भाजी आप थोड़ी सी तोड़कर खाते होंगे, उसकी पत्ती को एक्चुअल में क्या है, क्षेत्रीय भाषा में या ग्रामीण भाषा में जो उसे भाजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? भाजी। तो जैसे ही आप खाते होंगे तो वो खट्टी लगती होगी। आप खट्टी क्यों लगती है? मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। क्यों लगती है वो खट्टी? मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। तो मैलिक अम्ल की जो है उसमें मात्रा जो है 90 से 96% होती है, और ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा 4 से 10% होती है। ये पॉइंट आपको बहुत याद रखना पड़ेगा कि चने में खट्टापन किस कारण से होता है, मैलिक अम्ल तथा ऑक्जेलिक अम्ल। लेकिन जब पेपर में आएगा तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो मैलिक अम्ल आएगा या तो ऑक्जेलिक अम्ल आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। फिर एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनको हम कहते हैं डी कंडोल। 1884 के अनुसार चने का जन्म स्थान भारत माना जाता है। हालांकि जो है ज्यादातर पेपर में क्या पूछा जाता है कि चने का उत्पत्ति स्थान क्या? दक्षिण पश्चिम एशिया। लेकिन डी कंडोल के अनुसार चने का उत्पत्ति स्थान भारत ही माना जाता है। और ये डी कंडोल बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने काफी सारी फसलों के उत्पत्ति स्थान के बारे में बहुत डीपली से रिसर्च किया और बताया। फिर इसके बाद में आगे क्या दिया है?
चने की देसी जातियां कुछ है, अतुल है, अजय है, अमर है, राधे है, गौरव है। हालांकि जो है राधे, गौरव, गिरनार, चैका, ये किस्म जो है बड़ी सिलेक्टेड किस्म है और इनको बड़े पैमाने पर इनकी खेती भी होती है और पेपर में भी आता है। तो यही सीधा पूछता है कि राधे किसकी किस्म है, तो राधे जो है चने की किस्म है। अब यहाँ पर निपिंग या टॉफिंग की बात यहाँ पर की गई है। निपिंग और टॉफिंग क्या होता है? निपिंग और टॉफिंग का मतलब ये होता है कि जब चने की फसल जो है 30 से 35 दिन की होती है तो हम ऊपर की जो है चने की जो छोटी छोटी जो शाखाएं हैं उनकी कटिंग छटिंग करते हैं। कटिंग छटिंग इसलिए करते हैं ताकि जो है नीचे से नई शाखाएं निकले और नई शाखाएं निकलेगी तो उसमें फूल, फ्लोवरिंग और पॉड की संख्या ज़्यादा रहेगी। इसलिए ज़्यादा ना बढ़ने हम चने के प्लांट को ज़्यादा नहीं बढ़ने देते हैं और उनकी कटिंग छटिंग कर देते हैं। और इसी कटिंग छटिंग को वैज्ञानिक भाषा में निपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निपिंग या टॉफिंग। तो निपिंग या टॉफिंग जो इसकी उम्र होती है चने के प्लांट की तो वो होती है 30 से 35 दिन। कितने होती है? 30 से 35 दिन। तो ये आपको निपिंग के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपसे सीधा पूछता पेपर में कि निपिंग की क्रिया की जाती है, चने में की जाती है तो कितने दिन में की जाती है? 30 से 35 दिन में की जाती है। तो गिरनार, चैका हमने ये किस्म देख लिए। अब हम और कुछ देख लेते हैं, हमारे सामने और कुछ जानकारी है। बीज दर की हम बात कर लेते हैं। तो चने की जो बीज दर है जो फील्ड सीसर यानी दाल वाला तो 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। देसी चना हम जिसे बोल सकते हैं। लेकिन यदि हम काबुली चने की हम बात करें तो काबुली चने का दाना बड़ा होता है तो हमें बीज दर भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आप मान लीजिए कि 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितना? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है काबुली चने की बीज दर बहुत अच्छी मानी जाती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। और यदि हम उपज यदि देखना चाहे तो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चने की उपज मिलती है। कितनी मिलती है? 25 से 30 क्विंटल चने की उपज प्रति हेक्टेयर मिलती है। अब हमारे सामने है मटर। हम मटर के बारे में अब देखेंगे। मटर, अब मटर के बारे में देखते हैं। मटर को हम हमारे क्षेत्रीय भाषा या ग्रामीण भाषा में हम क्या कहते हैं? हरा मटर। अब मटर को पी भी कहा जाता है। तो अब यदि हम पल्स वाली फसलों में यदि हम देखें तो क्वीन ऑफ पल्स मटर को कहा जाता है और किंग ऑफ पल्स चने को कहा जाता है। तो ये आपको दोनों चीज़ बहुत ध्यान रखने योग्य बातें हैं। बहुत सरल प्रश्न हैं ये। कभी कभी जब सरल प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो ये ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो चलिए मटर के बारे में हम देखते हैं क्या जानकारी है हमारे सामने में। इसमें गुणसूत्र की संख्या 14 होती है और इसका जन्म स्थान इथोपिया है। मटर में गुणसूत्र की संख्या 14 होती है। 2n बराबर 14, x बराबर 7 और इस उत्पत्ति स्थान क्या है? इथोपिया। अब यदि हम मटर देखें तो मटर दो तरह की होती है, एक फील्ड पी होती है और एक वेजिटेबल। तो वेजिटेबल पी में जो है यदि हम देखें तो सीड रेट ज़्यादा रहेगी और फील्ड पी में कम रहेगी। फील्ड पी जो दाल के लिए ज़्यादा उपयोग होती है। तो यहाँ पर कुछ हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। वो क्या है? सैकेरेटम एवं पैचिलोबम। सैकेरेटम एवं पैचिलोबम का सारा पतले छिलके व झुर्रीदार बीजों वाला वर्ग यदि हम देखें सैकेरेटम वर्ग, पैचिलोबम वर्ग या पतले छिलके व झुर्रीदार बीजों वाला वर्ग गार्डन पी में आता है। किसमें आता है? गार्डन पी। और इसी गार्डन पी को हम सब्जी वाली मटर कहते हैं। शेष जाति फील्ड पी में आती है। तो ये जो वर्ग है सैकेरोटम और पैचिलोबम या पतले छिलके व झुर्रीदार बीजों वाला जो वर्ग है ये गार्डन पी में आता है। मतलब ये गार्डन पी मटर की पहचान है। किसकी पहचान है? गार्डन पी मटर की पहचान है। आप इस तरह से उसकी पहचान कर सकते हैं। और जो चिकने छिलका रहता है बीजों का तो वो फील्ड पी में आता है। तो अब यदि हम देखें तो यदि हम दाने की हम बात करें प्रति हेक्टेयर तो जो फील्ड पी है उसकी सीड रेट जो होती है 75 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। लेकिन यदि हम यदि वेजिटेबल वाला देखेंगे मटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? गार्डन पी बोलते हैं, तो इसकी सीड रेट जो होती है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। गार्डन पी सब्जी के लिए तथा फील्ड पी दाल, हरी खाद, चारे के लिए प्रयोग होती है। मटर में अंकुरण अधोभूमिक होता है। अब ये बड़ा कंफ्यूजन वाला विषय हो जाता है कि अंकुरण अधोभूमिक और ऊपरी भूमिक किसे कहते हैं। तो यदि आपको ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप निश्चित ही मुझे कमेंट्स करिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। हालांकि मैंने सोच रखा हूँ कि एक क्लास में इसके बारे में ज़रूर बनाऊँगा।
तो मटर में अंकुरण अधोभूमिक होता है यानी हाइपोजियल होता है। सब्जी वाली मटर, क्या जो सब्जी वाली मटर है उसकी किस्म है अर्केल है, अर्ली दिसंबर है, अर्ली बेंजर है, असोजी है और बॉर्नविले है। अब महत्वपूर्ण क्या है, अर्केल है और असोजी है। फिर दाल वाली मटर रचना, स्वर्णरेखा, हंस और पंत मटर 65। तो दाल वाली मटर की महत्वपूर्ण किस्म जो पेपर में पूछी जाती है वो क्या है, रचना है और स्वर्णरेखा है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, हम बाकी की जानकारी अगली क्लास में देखेंगे। तो आज का वीडियो आप कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे नए नए एग्रीकल्चर के अपडेट आपको यहाँ प्रतिदिन मिलते रहेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।